So friends, welcome to Soapbox Talks. We are there with our program again back. COVID has made us sit in our homes, confined to our houses, and it is very important for us to understand the legal implications and tax planning and investment. बहुत important है आज का टॉपिक. तो आज हम लाए हैं आपके सामने एक अच्छा ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम वार्तालाप करेंगे, प्रश्नोत्तरी करेंगे. हमारे पास एक्सपर्ट्स आए हुए हैं और जो एक्सपर्ट्स को हम सवाल पूछेंगे और आपको उसमें से काफी नॉलेज मिलेगा जो जरूरी है इस कोविड टाइम्स में. याद है हम जब छोटे थे तो हम छोटा एक गुल्लक रखते थे. करेक्ट. और गुल्लक में मैं पैसा जमा करता था. मेरे पापा मुझे 10 पैसा देते तो 5 पैसा मैं वो गुल्लक में रखता था. साल के बाद बहुत पैसा लगता था कि अरे मेरे पास कितना पैसा हो गया. और वो जो आदत थी वो सेविंग्स की आदत थी. वो सेविंग्स की आदत अभी निकल गई. हमारे पास डिजिटल आ गए, सब कुछ डिजिटल हो गया, पैसा दिखता ही नहीं है और पैसा कहाँ खर्च होता है वो भी पता नहीं चलता है. बिकॉज वी हैव पेटीएम, गूगल, ये वो काफी कुछ हो गया. और हमारे पास सेविंग्स की जो हैबिट हमारे पूर्वजों ने क्रिएट की थी वो नहीं है. और सेविंग्स तो जाने दीजिए, हम सेविंग्स नहीं करते, इन्वेस्टमेंट भी नहीं करते. और बाद में ऐसा प्रॉब्लम आता है कि हम अगर घर लिया है, ईएमआई पे लिया, तो हमको घर बेचना पड़ता है, या किसी का डेथ हो गया अनटाइमली बिकॉज ऑफ कोविड टाइम्स, तो हमारे लीगल एयर्स को प्रॉब्लम होता है और काफी लीगल इश्यूज आ जाते हैं जो हम साधारणतः हम समझ नहीं पाते कि हमको क्या करना है. तो फिर हम वकील की ऑफिस में भागना शुरू करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट को मिलते हैं, हमारे टैक्स लॉयर को मिलते हैं. काफी परेशानी होती है हमारे लीगल एयर्स को और हमारे बच्चे लोगों को. तो मैं क्या करूं जिससे मेरा भविष्य सिक्योर हो, मेरे प्रॉपर्टी, मेरे एसेट्स, लीगल एसेट्स जो भी मेरे पास है वो मेरे बच्चे के लिए शांतिपूर्वक उनको मिले और उनपे कोई इशू ना हो, झगड़ा ना हो. बहुत से आपने देखे होंगे, बहुत झगड़े होते हैं और फैमिली में फाइट्स होते हैं. पिताजी का डेथ हो गया, देहांत हो गया, उसके बाद इश्यूज शुरू हो जाते हैं. तो ये प्रोग्राम इसके लिए है जिनको जानना है कि रिलीज डीड क्या होता है, विल क्या होता है, नॉमिनेशन कैसे किया जाता है, किस वक्त पे नॉमिनेशन किया जाता है, नॉमिनेशन में फर्क क्या है, विल में फर्क क्या है. ऐसे बहुत से सवाल है जो हम हमारे 2 एक्सपर्ट्स आज आए हुए उनको पूछेंगे. हमारे पास एडवोकेट विनय व्यास जी है जो बहुत ही मशहूर एडवोकेट है और बहुत ही एक्सपीरियंस एडवोकेट है. और हमारे साथ में और एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और प्लानर भी आए हुए हैं जिनका नाम है समीर भाई मेहता. और हमारे जो आज के संचालक है उनका नाम है हेमंत भाई मेहता. वो खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 40 साल का उनको अनुभव है और वो काफी एक्सपीरियंस वो भी है. उन्होंने भी काफी काम किया हुआ है फाइनेंस मार्केट में. तो चलिए हम प्रोग्राम का शुरुआत करते हैं. उसके पहले 2-3 प्रोग्राम के नियम जस्ट बता देता हूं कि आप सब म्यूट रहेंगे तो हमको प्रोग्राम आपको देने में बहुत मजा आएगा. अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आपको कुछ जानना है, तो आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन टाइप कर सकते हो और हेमंत भाई उसको देखते जाएंगे. अगर वो क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी दे चुके हैं हम तो उसको रिपीट नहीं करेंगे और आप प्रोग्राम शांति से सुनिए. एंड में आप सवाल पूछिए. हमारा प्रोग्राम अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट्स का रहेगा और 40 मिनट्स के बाद 15-20 मिनट हमने क्वेश्चन आंसर आपके सवाल के लिए रखे हुए हैं. तो आप जरूर से सवाल पूछिए, इसी के लिए ये प्रोग्राम किया है. ऑल राइट, हमारे साथ में एडवोकेट विनय व्यास भी जुड़ चुके हैं और सोपबॉक्स टॉक्स में उनका मैं स्वागत करता हूं. हमारा आज का जो टॉपिक है उसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है हमारे इंश्योरेंस ने. हमने बातें तो सब सुनी, लेकिन ये जो हमारे फैमिली एसेट्स को कैसे सिक्योर करना उसके बारे में हम बात करेंगे. तो विनय भाई, हमारे दर्शकों ने बहुत से सवाल पूछे, तो मैं एक के बाद एक आपको सवाल पूछता हूँ और आप उसका निराकरण या कुछ एडवाइस करें जो हमारे दर्शक के लिए फायदेमंद हो. तो पहला सवाल ये होता है कि हम जब नॉमिनेशन करते हैं तो नॉमिनेशन बैंक में जो करते हैं और बाकी वगैरह एसेट्स जो होते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट शेयर वगैरह होते हैं उनमें, और जो सोसाइटी में जो नॉमिनेशन करते हैं या एलआईसी में करते हैं, उसमें 3 या 4 चीज में फर्क कैसे होता है. सब नॉमिनेशन अलग अलग होते हैं और नॉमिनेशन बनाते वक्त हमको क्या ध्यान रखना चाहिए, खास करके सोसाइटी का जब नॉमिनेशन हो तभी. Thank you at the outset, Bharat bhai, for inviting me on your dialogue box, soapbox. I'm happy to be with all of you. Very important questions आपने पूछा, बहुत अच्छा सवाल पूछा कि nominations जो बैंक में करते हैं
और या तो LIC में करते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या शेयर्स में करते हैं, वो और सोसाइटी में जो नॉमिनेशन करते हैं उसमें क्या फर्क है? तो इसमें बहुत फर्क है इस हिसाब से कि जब आप बैंक में नॉमिनेशन करते हैं या कंपनीज में शेयर्स में नॉमिनेशन करते हैं, म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन करते हैं, LIC में नॉमिनेशन करते हैं, तो ये जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, दे आर ऑब्लाइज्ड टू पे द मनी टू द नॉमिनी। उनको जो पैसा आपके डेथ के ऊपर जो भी उनके अकाउंट में, LIC में, प्रोविडेंट फंड में या शेयर्स में जो भी पैसा पड़ा है, वो ऐसा का ऐसा नॉमिनी को देना है, वो नॉमिनी उसका हकदार बनता है। तो उसमें उनको कोई सवाल पूछे नहीं जाते या तो कोई डॉक्यूमेंट्स उनको लाना नहीं पड़ता। रही बात सोसाइटी की, तो सोसाइटी में नॉमिनी एक सिर्फ ट्रस्टी होता है, जो वारसदार होते हैं उनके लिए वो ट्रस्ट के लिए होल्ड करता है। तो यदि सोसाइटी में यदि मालिक के पीछे उसकी विधवा, 2 बच्चे, यदि 3 वारसदार हैं और नॉमिनी सिर्फ यदि विधवा को या अपनी पत्नी को बनाता है, तो वो पत्नी एक ट्रस्टी रहेगी और तीनों बच्चों का या दोनों बच्चों का और पत्नी का एक तरह का उसमें हिस्सा रहेगा। तो फर्क ये है कि जो नॉमिनेशन सोसाइटी में है वो नॉमिनी सिर्फ एक ट्रस्टी होता है, जबकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वो पैसा ऐसा कैसा नॉमिनी को मिल जाता है। हाँ जी, बिल्कुल बराबर। ये आपने जो बताया कि ये ट्रस्टी बनता है सिर्फ जब हम सोसाइटी में करते हैं, क्योंकि उसमें सोसाइटी कोई चांस नहीं लेना चाहती है। कल उनके उठ के उनके बच्चे या उनके वारसदार आ सकते, लीगल एयर्स, और हमारे एसेट्स के पीछे वो लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हमारा शेयर क्या है, तो सोसाइटी को इश्यू हो जाता है। इसके लिए नॉमिनेशन आपने जो बताया वो आई थिंक दर्शकों को काफी समझ में आ गया। बहुत से सवाल आते हैं, व्हाट्सएप पे भी घूम रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स का भी आर्टिकल आया था जो आपने आज बहुत स्पष्टीकरण कर दिया उसका। अभी एक बात ये बताऊं भरत भाई, आपने आर्टिकल की बात करी, तो बीच में एक आर्टिकल आया था फ्री प्रेस जर्नल में। जी। वो एक नया अमेंडमेंट जो सोसाइटीज एक्ट में, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में जो नया अमेंडमेंट आया है विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ऑन द डेथ ऑफ द मेंबर, उसके ऊपर है। पहले सेक्शन 30 ऑफ महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में ऐसा था कि सोसाइटी शेल ट्रांसफर ऑन द डेथ ऑफ अ मेंबर हिज राइट इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी टू द नॉमिनी अपॉइंटेड बाय, उसने जिसको भी नॉमिनेट किया है उसके नाम पे सोसाइटी ने ट्रांसफर करना चाहिए। लेकिन ये सेक्शन 30 को सुपरसीड करके नया सेक्शन जो आया है, सेक्शन 154B सब क्लॉज 13, उसमें ये अमेंडमेंट आया है अभी, जो पहले नहीं था, कि सोसाइटी शेल ट्रांसफर ऑन द बेसिस ऑफ टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट, जैसे कि विल है, सक्सेशन सर्टिफिकेट है, हेयरशिप सर्टिफिकेट है और नॉमिनेशन। तो यदि आपके पास विल है तो ऑन द बेसिस ऑफ विल भी सोसाइटी ने वो ट्रांसफर करना चाहिए। और लेकिन वो सोसाइटी देखेगी कि इसमें असली हकदार कौन है, वारिस कौन है, हकदार कौन है। कभी कभार आपस में फैमिली अरेंजमेंट डीड होता है तो सोसाइटी वो भी देख सकती है। पहले सोसाइटी को एक क्लियर मैंडेट था कि नॉमिनी के नाम का आप ट्रांसफर करो, अभी ऐसा नहीं है। अभी ऑन द बेसिस ऑफ टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट सोसाइटी तय करेगी। जी, तो आपने जो बताया टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट, उसमें एक आपने जिक्र किया विल का। नॉमिनेशन अगर मैंने किया है तो फिर भी मुझे विल बनाना चाहिए, बराबर है? आपका कहना ये है, अगर विल बनाना है तो वो कभी बनाना चाहिए और कैसे बनाना चाहिए? फिर कौन बना सकता है वो विल को? बहुत अच्छा सवाल पूछा। पहले मैं आपका दूसरे प्रश्न का पहले आंसर दूंगा, विल कौन बना सकता है। तो कायदे के हिसाब से विल जो माइनर नहीं है, यानी जो मेजर है, मतलब 18 साल के ऊपर का, वो बना सकता है। और जो मेंटली साउंड है, उसका मगज स्थिर है, वो विल बना सकता है। ये 2 रिक्वायरमेंट है कायदे में कि आप एक तो 18 साल के पुख्त वय के होने चाहिए और आपकी दिमागी स्थिति विल बनाने के लिए साउंड होनी चाहिए। तो ये 2 चीज रिक्वायरमेंट है। कब बनाना चाहिए? तो जैसे कहा कि 18 साल के ऊपर आप कभी भी बना सकते हैं, लेकिन आइडियली जब आपकी फैमिली है, परिवार है, पीछे वारसदार है, बच्चे हैं, प्रॉपर्टीज हैं विल के हिसाब से देने के लिए, तो इसका कोई समय नहीं होता। लेकिन जब भी आपके पास फैमिली है और अपनी खुद की कमाई प्रॉपर्टी है जो आपकी प्रॉपर्टी है, तो आपने विल बना लेना चाहिए। इट इज एडवाइजेबल टू मेक अ विल। ओके, थैंक यू। और विल बनाने के बेनिफिट्स क्या होते हैं? विल बनाने के बहुत सारे बेनिफिट है। सबसे पहला बेनिफिट तो यह है कि आपने जो जीवन में जमा पूंजी इकट्ठा की है, जो मूवेबल हो, इमूवेबल हो,
वो आपकी मर्जी के हिसाब से उसका वितरण होता है, वो झगड़े में नहीं पड़ती, यहाँ वहां नहीं जाती, आप जैसे चाहते हो उसका वितरण वो हिसाब से होता है। पहली बात तो ये। दूसरा, इससे क्या होता है, दूसरा फायदा कि क्योंकि आपने अपनी मर्जी व्यक्त की है, तो आपस में फैमिली में उसका उस रिलेटेड कोई झगड़ा बाद में नहीं होता है, तो इट अवॉइड्स कॉन्फ्लिक्ट विद इन द फैमिली और योर लीगल हेयर्स। तीसरा फायदा यह है कि इसमें फैमिली को बाद में ये पता चलता है, कभी कभार अभी कोविड में हम लोग देखते हैं बहुत जन के सडन डिमाइस हो गए, फैमिली को पीछे पता ही नहीं कि हस्बैंड ने क्या छोड़ा है। यदि विल बनाया होता है और फैमिली को पता है कि विल बनाया है, तो उसके अंदर उसने सारा विवरण किया होता है, मेरा बैंक में इतना पैसा है, मेरा ये शेयर्स इतने हैं, मेरे पास में ये प्रॉपर्टी है, मेरी गांव में ये प्लॉट है, या मेरे को ये व्यक्ति से 20-25 लाख रुपया लेना निकलता है, मेरे पास ये है। तो ये सारा यदि विवरण हो तो एक क्लैरिटी होती है फैमिली को बाद में कि हमको क्या मिलने वाला है। और चौथा, इसमें जो प्रॉपर्टी का या पैसों का व्यय होता है वो मिनिमाइज किया जा सकता है। एक जैसे रिटर्न रिसेंट आरबीआई के सर्कुलर मैंने पढ़ा था, उसमें ये बताता है कि करीबन 18,000 करोड़ पैसा रुपया बैंकों में अनक्लेम्ड पड़ा है, क्योंकि वो किसी ने क्लेम नहीं किया है। पैसा बड़ा है लेकिन उसके कोई वारसदार नहीं है, कोई क्लेमेंट नहीं है, तो जिन्होंने पैसा रखा वो मर गए, उसके पीछे किसी ने कोई पैसा क्लेम भी नहीं किया। ऐसा 18,000 करोड़। तो ये वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट ऑफ प्रॉपर्टी है जो आपने कमाई। तो विल के चार ये फायदे हैं जिन्होंने विल मस्ट बनाना चाहिए। तो उसके साथ में फिर ये भी सवाल आता है कि हम लोग देखते हैं, अक्सर देखते हैं कि विल, लोग बातें करते हैं कि विल बनाना चाहिए, या विल एक ऐसा डॉक्यूमेंट कुछ होता है जो हमारे लीगल हेयर्स को दिक्कत ना हो आगे जाके। लेकिन मैंने देखा है, और मैं अभी एक मेरे सीए फ्रेंड को भी मिला था जो मुझे बता रहा था कि आप अपना विल बना लीजिए। तो मैंने उनको एक सवाल पूछा कि आप अपना विल बनाया है, तो आप एडवाइस तो करते हो, तो आप बनाए, आप मुझे दिखाइए ना कैसे होता है विल। तो उन्होंने भी बोला कि मैंने अभी तक बनाया नहीं है, मैं बनाऊंगा। तो अभी सवाल ये होता है कि सबको पता है लेकिन कोई करता नहीं है, क्योंकि सब लोग ऐसा सोचते हैं कि बहुत डिफिकल्ट चीज है, विल बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है और को बहुत खर्चा होता है, कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा, वो सवाल होते हैं। तो ये आज का जो प्रोग्राम है उसमें हम ये खास जानना चाहते हैं। दर्शकों ने सवाल पूछा है कि क्या मैं अपना विल बना सकता हूँ, कैन आई मेक माई ओन विल, और उसके अंदर क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, व्हाट आर द एसेंशियल काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट्स टू मेक अ विल। तो आप जरा विस्तार में थोड़ा बताएंगे तो अच्छा रहेगा विनय जी। बहुत अच्छा सवाल है। क्या मैं अपना विल बना सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। क्या विल बनाना डिफिकल्ट है? क्या विल बनाने के लिए मेरे को वकील के पास ही जाना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है। कायदे में ये सब बात की बहुत विचार पूर्वक करके बहुत सहूलियत रखी है, और विल के लिए कोई इसमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट जैसा नहीं रखा है। पहली बात तो, विल क्या होता है? विल आपका आपकी क्या इच्छा है वो व्यक्त करना है। किस बारे में इच्छा है? मेरी प्रॉपर्टी मेरे डेथ के बाद में किसको मिले, ये जो आपके इंटेंशंस है वो क्लियर होने चाहिए विल के मार्फत। तो विल कैसे करें? विल के लिए कोई स्टैम्प पेपर जरूरी नहीं है, विल आप प्लेन पेपर पे कर सकते हैं। विल में होना जरूरी नहीं है, अपने हाथ से लिखना, आपने अपने हाथ से लिख विल बना सकते हैं। विल में क्या लिखे? मैंने कहा कि विल का कोई फॉर्मेट लॉ में नहीं लिखा गया कि इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। तो आपकी जो इच्छा है यदि आप वो व्यक्त करते हैं तो वो विल है। तीसरा, क्या मुझे इंग्लिश नहीं आता, मैं विल नहीं लिख सकता? आप अपनी भाषा में विल लिख सकते हैं। आप मराठी समझते हैं, मराठी में विल कर सकते हैं, हिंदी समझते हैं, हिंदी लिख सकते हैं, हिंदी में विल कर सकते हैं। आप गुजराती लिख सकते हैं, आप गुजराती में अपना विल कर सकते हैं। तो विल लिखना बहुत आसान है। आपके पास में यदि लंबा चौड़ा कोई प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो एक आसान विल आप कभी भी अपने पथारी में पड़े हैं तो भी विल बना सकते हैं। लेकिन कुछ दो चीजें इसमें आपको ध्यान रखनी है विल के लिए। एक तो ये चीज है कि आपको, जैसे मैंने कहा, साउंड माइंड होना जरूरी है। आपकी मानसिक स्थिति विल बनाने के काबिल है या नहीं, जो जरूरी रिक्वायरमेंट, वन ऑफ द टू रिक्वायरमेंट है, तो वो कैसे पता करें? तो जिस दिन विल बना रहे हैं उस दिन एक डॉक्टर से सलाह मशुरा करके, एक फिजिकल एग्जामिनेशन करके उसे एक मेडिकल सर्टिफिकेट ले लें, जो आपको सर्टिफाई करेगा कि मैंने इनको एग्जामाइन किया है, ही इज फिजिकली एंड मेंटली फिट। उनकी मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति विल बनाने के काबिल है आज की तारीख में। ऐसा एक मेडिकल सर्टिफिकेट ले ले, ताकि बाद में
किसी ये बात का चर्चा नहीं हो, डिस्प्यूट नहीं हो कि इनकी परिस्थिति, मानसिक परिस्थिति विल बनाने के लायक नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात, विल में क्या क्या होना चाहिए। तो विल में पहली बात तो आप, मैं कौन हूं, तो मेरा नाम, मेरा पता, मेरी उम्र, और पहले चीज आपको आपके नाम एड्रेस के बाद में डिक्लेयर करना है कि ये जो मैं लिख रहा हूं ये मेरा लास्ट विल है। क्योंकि जो कायदे के हिसाब से जो आपका लास्ट विल है वो वैलिड विल मान्य माना जाएगा। उसके पहले यदि विल बना के रजिस्टर भी करके रखें तो भी आपने जो लास्ट विल बनाया है वो मान्यता उसको मिलेगी। इसलिए आपने डिक्लेयर करना है कि ये मेरा लास्ट विल है। फिर आप क्या बताएंगे विल में, तो आप अपने वारसदार कौन कौन है उसके बारे में बताएंगे। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी मैरिड डॉटर है, मेरे ग्रैंडसन है, ग्रैंड डॉटर है, मेरी मेरी पत्नी है। तो उन वारस, उसमें क्या होगा कि वारसदार कौन कौन है यदि आप लिख लेते हैं तो फिर बाद में और कोई क्लेमेंट आपके वारसदार क्लेम करें कि मैं भी वारसदार हूं, वो थोड़ा डिस्प्यूट कम हो जाता है। तो आप चाहे किसको भी देना चाहें, लेकिन आपके वारसदारों का यदि आप विवरण ठीक से करें तो अच्छा रहेगा। तीसरा, हम विल किस बारे में कर रहे हैं, हम प्रॉपर्टी, मूवेबल, इमूवेबल, बैंक, फिक्स डिपॉजिट, शेयर्स, जो भी हमारे पास गोल्ड ऑर्नामेंट्स, कैश जो भी पड़ा है उसके बारे में विल कर रहे हैं। तो मेरे पास क्या है उसकी एक विगत में डालूं। मेरे पास में एक फ्लैट है, मेरे पास गांव में एक प्लॉट है या जमीन है, मेरे पास में बैंक अकाउंट है, मेरे पास में शेयर्स है, मेरे पास में म्यूचुअल फंड है, मेरे पास में कैश है, मेरे पास में गोल्ड ऑर्नामेंट, ज्वेलरी है, ये है। तो मैं उसमें वर्णन लिखूं। और चौथी बात, हम विल किस लिए बना रहे हैं, मेरे बाद में ये प्रॉपर्टी मैं किसको देना चाहता हूं उसके बारे में आप क्लियरली लिखें कि मेरा ये जो फ्लैट है मेरे बाद में मेरे 2 बच्चों के बीच में इक्वली उन दोनों को मिले, या मेरे बाद में मेरी पत्नी जब तक वो जीवित है तब तक वो फ्लैट उसके नाम का रहे और उसके बाद में ये फ्लैट मेरे बच्चों को मिले। वैसे आप जैसा चाहे वैसा उसमें लिख सकते हैं। मेरे ऑर्नामेंट्स हैं, तो मैं लड़की को मेरा ये ऑर्नामेंट देना चाह रहा हूँ, गोल्ड ऑर्नामेंट देना चाह रहा हूँ, मेरे ये शेयर्स इसको देना चाह रहा हूँ, मेरे गांव की जमीन में इसको मेरे भाई को देना चाह रहा हूँ। तो जो भी आपने प्रॉपर्टी का वर्णन किया है वो आप किसको देना चाहते हैं, ये सारी बातें विल में लिखनी चाहिए, स्पष्ट लिखनी चाहिए। प्रॉपर्टी का वर्णन बहुत क्लियर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने लिखा मेरा महुआ गांव में जो घर है वो मेरे लड़के को देना था, लेकिन वो घर का पटा नंबर क्या है, उसका 7/12 नंबर क्या है, या कौन सी गली में है, कौन से गांव में स्थित है, रजिस्ट्रेशन नंबर कोई है, तो वो पूरी विगत दें। फ्लैट का भी वैसा ही है, पूरा फ्लैट का वर्णन करें। आपके पास गोल्ड ऑर्नामेंट्स है तो उसको भी डिफाइन करें कि चेन कितने तोला की है, कितने वजन की है, अंगूठी कितने वजन की है, और जो जो भी है तो उसका डिस्क्रिप्शन बहुत क्लियर होना चाहिए, ताकि बाद में डिस्प्यूट ना हो कि ये चेन नहीं थी, वो चेन मेरे को मिलने वाली थी, वैसा। और ये सब लिखने के बाद में आपको यदि लगता है कि मेरे पीछे मेरा खर्चा कौन करेगा, तो आप पहले लिख सकते हैं कि मेरे पीछे जो भी खर्चा है वो मेरे पैसों में से पहला मेरा जो उत्तर क्रिया है उसका जो खर्चा है, या विल का प्रोबेट लेना है तो उसका खर्चा है, ये सब मेरे पैसों में से पहले होएगा। और बाकी का पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना उसके बारे में भी लिख सकते हैं। और लास्टली, आपको हर एक पेज के ऊपर अपनी सिग्नेचर, अपना थंब इम्प्रेशन और डेट ये डालनी है। आपका विल 2 पेज में, 3 पेज में, 4 पेज में जा रहा है तो हर एक पेज के ऊपर आपकी पूरी सिग्नेचर करिए, उसके ऊपर तारीख डालें, ऊपर हो सके तो अपना अंगूठा भी लगाएं और एक अपना फोटो भी लगा दें नीचे। विल की थर्ड इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या है कि विल 2 विटनेस के सामने होना जरूरी है। आपने विल बनाया लेकिन ये कौन सर्टिफाई करेगा कि हाँ आपका विल है, तो 2 विटनेस, कोई ऐसे व्यक्ति जो आपके वारसदार या बेनिफिशियरी नहीं है, जिनको कोई प्रॉपर्टी मिलने वाली नहीं है, ऐसे 2 कोई भी व्यक्ति, आपको पड़ोसी हो सकता है, आपका ड्राइवर हो सकता है, आपके कोई रिलेटिव हो सकते हैं, तो जिसको कोई आपने प्रॉपर्टी दी नहीं है, ऐसा कोई भी 2 व्यक्ति परिवार के भी हो सकते हैं, तो विटनेस वो होने जरूरी है। आपने अपना विल उनके सामने साइन और उन्होंने एज अ विटनेस आपके सामने साइन करना है, तो वो रिक्वायरमेंट है। अभी विल के अंदर और एक चीज आप को ध्यान में रखनी है कि ये मैं जो प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन चाह रहा हूं
यदि मेरे परिवार में आपस में बाद में समझौती ना हुई या डिस्प्यूट हुआ, तो हर एक चीज को लेकर डिस्प्यूट होगा, भले ही मैंने विल किया है तो ये करेगा कौन? तो आपको एक एग्जीक्यूटर अपॉइंट करना है, जो आपका निकट हो, जो जिसके ऊपर आपको विश्वास हो, और जो ये काम आपके लिए करने के लिए तैयार हो। ऐसा आदमी है या औरत है जिसको आप एग्जीक्यूटर अपॉइंट कर सकते हैं। तो वो आपने जिस हिसाब से विल में वितरण लिखा है, वो डिस्ट्रीब्यूशन का जिम्मेदारी वो आदमी लेगा। तो किसी को एग्जीक्यूटर अपॉइंट कर सकते हैं। यदि यदि आप को पता है कि आपके घर में ऐसा कोई, या तो आपके पास सिर्फ वारसदार में एक ही लड़का है और एक पत्नी है, तो आपको कोई दूसरा एग्जीक्यूटर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। तो आप दोनों में से एक को भी एग्जीक्यूटर अपॉइंट कर सकते हैं कि मेरी पत्नी एग्जीक्यूटर बनेगी और वो तय करेगी कि भाई ये मेरे विल के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन करें। तो विल बनाने के लिए कुछ ये बातें हैं, और मेरी सलाह ये रहेगी कि यदि सामान्य विल है जिसमें कुछ ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो आप अपने हिसाब से विल अपनी भाषा में हाथ से लिखकर और ये सब बातों को ध्यान में रखकर बना सकते हैं। लेकिन यदि आपका विल में डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, या लोगों को, अलग अलग लोगों को आपको देना है, या आपको ट्रस्ट क्रिएट करना है, या जो भी है, यदि, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कोई एक्सपर्ट एडवाइस लेके बनाना चाहिए, ताकि उसमें बाद में डिस्प्यूट ना हो, कोई एम्बिग्यूटी ना रहेगी हो। तो आपने किसी से विल अप्रूव करा लेना चाहिए कि मैंने विल बनाया है, आप जरा देख लो इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो यदि ज्यादा उसमें अंदर डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कानूनी सलाह लेके अपना काम करना चाहिए। जी जी जी। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है या वेल्थ ज्यादा है और आपको काफी, तो हमें लीगल एडवाइस लेनी बहुत जरूरी है, तो अच्छी तरह बन सके। एक और बात ध्यान में आई मेरे कि जी आप जब विल करते हो, तभी यदि आजकल मोबाइल कैमरा में वीडियो शूटिंग हो सकता है, यदि उस चीज का वीडियो शूट कर लें, तो वो एज अ मैटर ऑफ प्रूफ बाद में काम में आ सकता है कि भविष्य में कोई बिल करते समय आप थे या नहीं, आपने साइन की है कि नहीं, आपकी दिमागी स्थिति या फिजिकल कंडीशन ठीक थी या नहीं, ये सब चीजों का डिस्प्यूट बाद में कम हो सकता है। दूसरी बात है कि कानून में विल को रजिस्टर करना जरूरी नहीं है, लेकिन विल रजिस्टर यदि करते हैं, तो ये सारे डिस्प्यूट बाद में जो परिवार में होते हैं, या चैलेंजेस जो प्रॉफिट लेने के समय आती है, वो मिनिमाइज हो सकती है। क्योंकि रजिस्टर्ड विल है तो कोई ये नहीं डिस्प्यूट कर सकता कि ये उनकी सिग्नेचर नहीं है, या उनकी दिमागी स्थिति, क्योंकि वो आदमी खुद जाके रजिस्ट्रार में रजिस्टर करने जाता है विल। तो विल रजिस्टर करना जरूरी नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से वो हितावह है, वो रजिस्टर करें तो अच्छी बात है। अच्छा। तो आपने जब हम ये कर रहे, तो एक चैटिंग में अभी एक सवाल आया था कि आपने बताया कि शेयर्स हो तो आप लिखो, लेकिन शेयर्स क्या होता है, जब भी आदमी जिंदा होता है तो शेयर ट्रेडिंग करते रहता है, तो शेयर्स का फिक्स नहीं होता है कि वो शेयर रहेंगे विल के बाद या विल के समय, बनाते समय। तो एक सवाल ऐसा आया है कि हम हमारे बैंक अकाउंट और डीपी अकाउंट का नंबर विल में लिख सकते हैं कि ये डीपी में, यानी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट में मेरे जितने शेयर्स पड़े हैं वो मेरे फलाने को जाए, ये मेरा बेटा हो या बेटी हो उसको जाए। तो ऐसा हम एक जनरल क्लॉज बना सकते हैं, बिकॉज डिफाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक सवाल अभी एक आया है। भरत तो भाई, भरत भाई बात सही है। क्योंकि अकाउंट्स में शेयर्स फ्लक्चुएट होते रहते हैं, कम ज्यादा होते रहते हैं, वैल्यू कम ज्यादा होती रहती है, फिक्स डिपॉजिट भी कम ज्यादा होती रहती है। यदि मैंने व्यय कर लिया तो वो अमाउंट डिपॉजिट्स में, बैंक अकाउंट में, करंट अकाउंट में, या शेयर्स में, डीपी अकाउंट में सेम तो होने वाला नहीं है। तो उसका डिस्क्रिप्शन आपको शेयर्स का देना जरूरी नहीं है, लेकिन आप यदि उस अकाउंट में जो भी बैलेंस शेयर्स हैं या जो भी वैल्यू है, वो मेरे मेरे बच्चों में इक्वली बांटी जाए, या मेरे लड़के को मिले या मेरी पत्नी को मिले, वैसा आप लिख सकते हैं। वो हर एक चीज को लागू होता है, आपके बैंक अकाउंट को भी वो लागू हो सकता है, क्योंकि उसमें भी फ्लक्चुएशन होते रहता है। और मेरा कहना यह है कि यदि आप विल बनाते हैं अर्ली एज में, 45-50 में, तो हर 5 साल में आपने एक रिवाइज करके पोजीशन वापस एक विल, नया विल बना लेना चाहिए। तो व्हेन यू डिक्लेयर कि मैंने जो विल बनाया उसको मैं रद्द बातिल करता हूँ और नया विल बनाता हूँ। क्योंकि पोजीशन 5 साल में काफी चेंज हो जाती है, आपके इन्वेस्टमेंट में, आपके
आपके पास में जो भी प्रॉपर्टीज है उसमें, तो ऐसा आपको लगे तो आप विल कभी भी चेंज कर सकते हैं और जो भी आपका लास्ट विल होगा वो माना जाएगा। बराबर है। तो अभी ये भी बहुत क्लियर हो गया कि हम सिर्फ डीपी अकाउंट या बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक में भी वही सेम होता होगा, बैलेंस चेंज होते रहते, तो हम बता सकते हैं कि बैंक में जो भी बैलेंस होगा वो ऐसे जाएगा, बराबर ना। जी तो अभी एक ये सवाल भी आया था जो मुझे प्रोग्राम के पहले ही पूछा गया था कि मेरे हस्बैंड ने विल बनाया था, लेकिन जब भी उनका देहांत हो गया तो सोसाइटी में मैं गई और वहां पे वो लोग विल एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो लोग प्रोबेट मांग रहे, जो अभी आपने जिक्र किया था, आपने बोल रहे थे। तो ये विल के बाद प्रोबेट क्या होता है? प्रोबेट भी काफी लोगों को समझ में नहीं आता है। जी, जैसे मैंने अभी कहा कि जो नया अमेंडमेंट आया है महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में सेक्शन 154(b)(13) में, तो उसमें कहा गया है कि टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स विल हो सकते हैं, सक्सेशन सर्टिफिकेट हो सकते हैं, हेयरशिप सर्टिफिकेट का भी जिक्र है। तो ये सारी अलग अलग चीजें क्या है। और जैसे आपने सवाल पूछा कि किसी ने विल बनाया है तो सोसाइटी ने कहा कि विल हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते, आप कोर्ट से प्रोबेट लेके आओ। तो प्रोबेट क्या होता है? तो प्रोबेट इन अ सिंपल टर्म इज अ विल जो सर्टिफाई, हाई कोर्ट ने उसको सर्टिफाई किया है कि ये जेन्युइन विल है, जो विल जिसने भी बनाया है उसका ये जेन्युइन विल है। ऐसा यदि कोर्ट ने सर्टिफाई किया है तो वो विल मान्य गिना जाएगा। क्योंकि क्या होता है, कई बार विल जब रजिस्टर्ड नहीं होते या विल सोसाइटी में विल बना के रखा है एक लड़के के नाम का, दूसरा लड़का सोसाइटी में लेटर लिखता है कि ये फ्लैट में मेरा भी हक है, आप इसके नाम का ट्रांसफर मत करो। तो सोसाइटी असमंजस में पड़ जाती है कि इसका असली हकदार कौन है। तो सोसाइटी ये तय नहीं करेगी कि ये विल सही बनाया है कि नहीं, या इसका हकदार यही है या और कोई है। क्योंकि सोसाइटी में सामान्य लोग, बिजनेस पीपल रहते हैं, उनको कायदे की सारी बातें जानना जरूरी नहीं है। इसलिए वो लोग कहते हैं कि आपके पास विल है, आप क्लेम कर रहे हैं, तो आप प्रोबेट लेके आइए। तो जैसे मैंने कहा कि प्रोबेट आपको हाई कोर्ट देती है अपने मुंबई में, और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देती है। तो प्रोबेट क्या होता है कि प्रोबेट इज अ सर्टिफिकेट इशूड बाय द हाई कोर्ट सर्टिफाइंग द विल टू बी जेन्युइन। उसके साथ में लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देती है, एडमिनिस्ट्रेशन के राइट देती है। तो प्रोबेट अप्लाई कौन कर सकता है? प्रोबेट तो मिला विल के लिए, प्रोबेट लेके आओ। लेकिन यदि आपने विल के अंदर एग्जीक्यूटर अपॉइंट किया है, जैसे मैंने पहले कहा कि एक मुरब्बी हो, जो समझदार इंसान हो, जो आपके हिसाब से प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करे, ऐसा एग्जीक्यूटर, तो वो एग्जीक्यूटर की जिम्मेदारी बनती है कि हाई कोर्ट में विल का प्रोबेट लेके आए। तब वो हाई कोर्ट विल की प्रोबेट की एप्लीकेशन लेगी, फिर सब वारसदारों को नोटिस इशू करेगी, पब्लिक नोटिस इशू करेगी कि ये एग्जीक्यूटर है, मेरे पास में आए हैं और ये प्रोबेट मांग रहे हैं, किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो मेरे पास में आके अपने कुछ दिनों में ऑब्जेक्शन दाखिल करे लिखित में। यदि कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो हाई कोर्ट सारे पहलुओं को देखकर प्रोबेट देती है। यदि कोई ऑब्जेक्शन किसी का आता है और चैलेंज आता है कि विल प्रॉपर नहीं है, तो क्यों प्रॉपर नहीं है, ये सब बातों की तहकीकात करके फिर हाई कोर्ट प्रोबेट देती है। प्रोबेट एक्चुअली जो एग्जीक्यूटर होता है उसको एडमिनिस्ट्रेशन के राइट देती है प्रोबेट द्वारा। जी। तो हमको विल के बारे में भी पता चला है, और ये राइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो आपने बताया प्रोबेट, उसके बारे में भी आपने अच्छी तरह सिंपल लैंग्वेज में बताया, जो मुझे तो समझ में आया, हमारे आशा रखता हूँ कि दर्शकों को भी समझ में आया होगा। और मेरा एक पर्सनल इशू भी है जो मैंने अभी फेस किया था। मैंने विल वगैरह, एक प्रॉपर्टी था तो उसमें नहीं था, और उस टाइम में एक रिलीज डीड करके एक डॉक्यूमेंट जो था वो बनाया था, उसकी वजह से प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी, उसकी वजह से वो बेच भी सके। तो वो भी जरा आप थोड़ा बताइए कि रिलीज डीड क्या होता है। जी, तो जैसे मैंने कहा कि आपने चाहे विल बनाया हो या ना बनाया हो, परिवार में आपस में यदि कोई डिस्प्यूट नहीं है और समझौती है कि फादर का फ्लैट है और एक लड़का और एक लड़की है और एक पत्नी जो विधवा है, और आपस में ये तय कर देते हैं कि भाई ये फ्लैट हमारी मदर के नाम का होए तो हमको कोई तकलीफ नहीं है, फादर ने कोई विल भी नहीं बनाया, कोई नॉमिनेशन भी नहीं किया, तो वो क्या करें? तो यदि वो
लड़का और लड़की एक रिलीज डीड बना के, क्योंकि फादर के बाद में प्रॉपर्टी में तीनों जन के इक्वल राइट होते हैं, तो जो लड़का और लड़की अपने राइट्स जो हैं प्रॉपर्टी के अंदर अपने मदर के फेवर में ट्रांसफर कर दे बाय मेकिंग अ रिलीज डीड, तो मदर पूरी मालिकी हक उसको मिलता है, क्योंकि वो दोनों बच्चों के राइट्स भी उसमें आ गए, उसके खुद के राइट उसके पास में है। तो कायदे के हिसाब से ये रिलीज डीड जो वारसाई प्रॉपर्टी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होके उनके पास में आती है, तो उसमें स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती। इसका फायदा ये है। तो 200-300 रुपया स्टैम्प ड्यूटी, 500 रुपया स्टैम्प पेपर स्टैम्प ड्यूटी भरकर और इंडेमनिटी बॉन्ड बनाकर 1000 रुपीज रजिस्ट्रेशन चार्जेस भरकर आप रिलीज डेड करके मदर के नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं, या सन के नाम कर सकते हैं, जैसे आपस में समझौती हो, या 2 भाई है तो एक भाई के नाम करनी है, जो भी समझौती हो। तो विल है तो प्रोबेट लेने की जरूरत नहीं है। यदि आपस में समझौती है और समझौती के हिसाब से आप लोग अपने हक छोड़ देते हैं रिलीज डीड करके, तो एक आसान तरीका वो भी है, कर सकते हैं। सवाल एक प्रोबेट के साथ में ये भी आता है कि समझो एग्जीक्यूटर विल में अपॉइंट नहीं किया, तो क्या उसको प्रोबेट नहीं मिलेगा? और एग्जीक्यूटर जिसको अपॉइंट किए या तो वो पहले चल बसे, तो विल का प्रोबेट कौन लेगा? या एग्जीक्यूटर बना दिया है लेकिन एग्जीक्यूटर ने अपनी जिम्मेदारी से हाथ ऊपर कर लिए कि मैं ये सब मैं नहीं पढ़ना चाहता, आपको जो करना है करो, तो क्या उस स्थिति में प्रोबेट नहीं मिलेगा, तो विल का क्या करें? तो ऐसी परिस्थिति में राइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसको मिले? विल में विल के अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन करने का अधिकार फिर किसको मिले? तो कोई भी जो वारसदार है विल के अंदर, जो बेनिफिशियरी है, वो दूसरी एक पिटीशन बोलते हैं लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की मांग कर सकता है हाई कोर्ट में बॉम्बे में। तो वो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी जैसे प्रोबेट के साथ में एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीक्यूटिव को मिलता है, वैसे कोई एक वारसदार कोर्ट में पहुंचकर कि भाई मैं वारसदार हूँ, विल में मेरा नाम है और हमारे यहाँ एग्जीक्यूटर नहीं है, या तो एग्जीक्यूटर नहीं चाह रहे हैं और हम लोग ने हमने नोटिस दिया फिर भी वो प्रोबेट लेना नहीं चाह रहे, तो आप हमको एडमिनिस्ट्रेशन लाइट दो, तो वो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हाईकोर्ट उसको दे सकती है। वही पूरा प्रोसीजर करके नोटिस इशू करके सबके एनओसी वगैरह लेकर, या डिस्प्यूट है तो टैली कर कर, तो हाईकोर्ट लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दे सकती है। तो एक बात रही प्रोबेट की, जो एग्जीक्यूटर अप्लाई कर सकता है राइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। दूसरी बात, यदि एग्जीक्यूटर नहीं है या तो नहीं चाह रहा है प्रोबेट, तो फिर लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वारसदार ले सकते हैं उसी प्रॉपर्टी का बंटवारा करने के लिए। और तीसरी बात, यदि इमूवेबल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी है, जैसे कि बैंक में फंड्स पड़ा है, बैंक में नॉमिनेशन नहीं किया, तो बैंक क्या करेगी? पैसा किसी को देगी नहीं। जहां तक कुछ रकम का सवाल है तो बैंक अपने हिसाब से तय करके सबके नो ऑब्जेक्शन लेकर किसी के नाम का ट्रांसफर कर देगी वारसदार कौन है। लेकिन कंपनीज के शेयर्स हैं या डीमेट अकाउंट है, उसमें यदि नॉमिनेशन कहीं पे भी आपने किया नहीं है, तो कई बैंक ऐसी है जो आपको बोलेगी कि आप सक्सेशन सर्टिफिकेट लेकर, तो सक्सेशन सर्टिफिकेट है वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, डेब्ट्स और सिक्योरिटीज के लिए है, कि जो आपके नाम का यदि आप क्लेम करना चाहते हैं तो आप सक्सेशन सर्टिफिकेट लेकर आप बैंक में दे सकते हैं उसी चीज के लिए। तो ये तफावत है प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और सक्सेशन सर्टिफिकेट, जो सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टीज के लिए होता है। जी, आई थिंक आपने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सभी को समझाया है, और इससे हमारे दर्शकों को बहुत ही फायदा होगा। और ऑफ कोर्स ये लीगल मैटर्स है, हर एक की सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस अलग अलग होते हैं, तो उसमें लीगल एडवाइस लेके चलना ही बहुत जरूरी है। तो आप जैसे लर्नेड एडवोकेट्स के पास जाएंगे तो उनको प्रॉपर सलाह मिलेगी क्या करना चाहिए, किस वक्त करना चाहिए, और ये बहुत जरूरी है। ये हमको एक साधारण नॉलेज हमको हमारे दर्शकों को भी मिल गया, लेकिन एक और 3-4 सवाल है। तो उसमें एक सवाल मुझे और भी एक आ रहा है कि वो रिलीज डीड के बारे में आपने बताया, सक्सेशन सर्टिफिकेट, प्रोबेट, विल आपने सब बताया, नॉमिनेशन भी बताया, लेकिन कभी कभी हम गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो जिंदा है और मेरी माँ ने अगर मुझे प्रॉपर्टी, माँ इज दी माई शी इज दी ओनर ऐसा समझ लीजिए, तो वो अगर मुझे गिफ्ट कर लेते हैं तो फिर मुझे मेरे मेरे
मेरे परिवार में मेरे 2 भाई है फॉर एग्जांपल, तो उनको कुछ नहीं मिलता है क्योंकि मुझे गिफ्ट दे दिया है। तो ऐसा कर सकते हैं, तो गिफ्ट गिफ्ट में खर्चा भी मेरे हिसाब से कम आता है, क्योंकि वो अपने ब्लड रिलेशन को दिया जाता है, तो 200,000 रुपये में काम हो जाता है, उसमें स्टैम्प ड्यूटी भी नहीं लगती है। तो आप जरा गिफ्ट गिफ्ट के बारे में बताइए। आप जो पूछ रहे हैं सवाल, आपकी मतलब हयाती में गिफ्ट डीड करने के बाद में बात कर रहे हैं कि? जी। ओके। तो बिल्कुल, महाराष्ट्र सरकार ने तो अभी जो ब्लड रिलेशन है, हस्बैंड वाइफ है, फादर टू सन, फादर टू डॉटर, हस्बैंड टू वाइफ, वैसे जो ब्लड रिलेशंस जो निकट के हैं उसमें सिर्फ 200 रुपया या 300 रुपया का स्टैम्प ड्यूटी लगाकर आप गिफ्ट डीड कर सकते हैं, और बहुत नॉमिनल खर्चे भी गिफ्ट हो सकती हैं। तो आपको यदि लगता है कि मेरा फ्लैट है और बाद में कोई डिस्प्यूट या विल या प्रोबेट या इसका लिटिगेशन में चक्कर ना हो, और आपको यदि ऐसा भी लगता है कि मैं यदि मेरे लड़के के साथ में रह रहा हूँ, मैं उसके नाम पे फ्लैट गिफ्ट कर लूँ या मेरे वाइफ के नाम पर फ्लैट गिफ्ट करूँ, तो मुझे कोई बाद में तकलीफ मेरे जिंदगी में हयाती में नहीं है, तो ये भी आप एक आपके पास ऑप्शन है कि आप जीते जी जिसको देना चाहते हैं उसको एक गिफ्ट कर सकते हैं। और वो एक आसान तरीका है टू अवॉइड के बाद में इस बारे में कोई भी कायदे कानून का प्रोसीजर ना करना पड़े, जिसको देना है पहले ही दे दें। लेकिन आपको उतना विश्वास होना चाहिए कि वो देने के बाद में आपको कहीं तकलीफ ना हो, ये एक बात का ध्यान रखना जरूरी है। जी, वो तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि एक बार ऐसे केसेस हमने सुने हैं, देखे भी है, कि बेटे को एक बार गिफ्ट कर दिया तो बाद में बेटा अपने माँ बाप को निकाल देता है घर से और बोलता है अभी तो प्रॉपर्टी मेरी हो गई, तो ऐसा भी मैंने होता है। मैंने अभी, आपने सब लोग ने सुना होगा कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे बहुत बड़े, उन्होंने गिफ्ट ऐसा किया था, तो उन्होंने उनको बाद में भाड़े पे रहने की नौबत आई थी, भाड़े के घर में रहने की नौबत आई थी, और उनको खर्चे के प्रॉब्लम आए थे। बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, मैं नाम नहीं दूंगा। बराबर है। तो यही अगर यानी कहने का ये तात्पर्य यही होता है कि हमको जो भी कुछ करना है उसमें लीगल एडवाइस ले और प्रॉपर सोच के समझ के करे जो भी आपको करना है। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आप नॉमिनेशन करो, विल करो, या जो भी कुछ है प्रॉपर्टी के बारे में आप रिव्यू कीजिए, अपने लॉयर से मिलिए, अपने लीगल एडवाइजर से मिलिए, अपने सीनियर से मिलिए, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिलिए, अपने आसपास के जो भी जो नॉलेजेबल लोग हैं उनसे डिस्कस करिए। तो आपके जाने के बाद आपके प्रॉपर्टी के एसेट्स सिक्योर हो जाएंगे, बाद में तकलीफ ना हो। तो ये कार्यक्रम में विनय भाई ने बहुत ही अच्छा समझाया है, एकदम, मैं इंग्लिश में कहूँ तो ल्यूसिड मैनर, जो सिंपल मैनर में जो आम आदमी को भी समझ में आ सकता है। तो उसका हम धन्यवाद करना चाहते हैं सोपबॉक्स के टॉक्स के माध्यम से, और वो आए हमारे शो में, उसके लिए भी धन्यवाद। और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू एडवोकेट विनय व्यास जी। अगर किसी को और भी सवाल होते हैं, क्योंकि हम इतना बड़ा ये लीगल मैटर है और बहुत से सवाल हो सकते हैं, मैं मानता हूँ, तो अगर किसी को कांटेक्ट करना है तो आप विनय भाई को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। उनका प्रैक्टिस बोरिवली में है, और वो ये सब चीजों में और सिविल मैटर्स में माहिर है। तो उनका आप कांटेक्ट कीजिए, अभी हम स्क्रीन पे नंबर भी शेयर करेंगे आपको, तो आप उनका कांटेक्ट कीजिए, या आपके वकील हो गए, अगर पर्सनल कोई वकील है जो आप जानते हो उसको भी कर सकते हैं। तो अरेंजमेंट, कोऑर्डिनेशन, संचालन जो भी किया है सीए हेमंत भाई मेहता का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और थैंक यू सो मच हेमंत भाई। थैंक यू Thank you भरत so भाई much. एंड हेमंत भाई, कि हमें इतना अच्छा मौका मिला प्लेटफॉर्म पे हमारी बात शेयर करने का। थैंक यू, नहीं नहीं, हम धन्यवाद लोग आते धन्यवाद। रहेंगे, मिलते रहेंगे, श्योर कुछ श्योर, ना कुछ एनी शेयर टाइम करते सर, रहेंगे। एनी टाइम, किसी भी हेल्प चाहिए, एनी टाइम आई एम यस देयर यस, टू हेल्प यू आउट। श्योर श्योर। थैंक थैंक यू, यू सो थैंक मच, यू वेरी थैंक यू। थैंक यू।